नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत की, क्योंकि 2023 लगभग खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद हम लोग 2024 के दहलीज में कदम रख लेंगे। लेकिन बात करेंगे यूपी की सियासत की कि 2023 में क्या रहा ब्रेकिंग न्यूज, क्या रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के फ्रेम में, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश पहुंची थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद, बागपत और शामली के कुछ हिस्सों से ही यात्रा गुजरी थी। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब तंज कसे थे। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी थी। कहा था कि रामचरितमानस में जो कुछ लिखा है वह बकवास है और इस पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर स्वामी प्रसाद का जो विवादित बयान है, ये तो दिसंबर लास्ट तक भी चला आ रहा है। लेकिन क्या क्या और भी कुछ हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे इस खास चर्चा पर मौजूद हैं राशिद जहीर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से 2023 में इतने बड़े कांड हुए, अतीक अहमद को सरेआम मार दिया गया और फिर किस तरह से मीडिया इसको एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कहीं ना कहीं अच्छा बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है, और क्या क्या 2024 में होगा, इस पर भी कुछ नजर डाल लेते हैं। जी सर। सुष्मिता जी, 2023 की जो बात आप कर रही हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश से 1 मिनट के लिए बाहर जाके आपसे बात करूं तो आप यकीन मानिएगा 2023 को एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो भारत के बाहर के हैं, वो ये कह रहे थे कि इसको भूलना बेहतर है पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन बहरहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात अगर आपसे करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज तो है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो इतने तेजी से बने बिगड़े हैं, लेकिन फिर भी ये राम मंदिर जो 22 जनवरी को बनने जा रहा है उसकी बुनियाद रखने में भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक कामयाब हो गई। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि केंद्र की और प्रदेश की कुछ लड़ाइयां भी रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वर्चस्व दिखाया है, जैसा आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हैं या और भी कुछ नेताओं का भी आगे जिक्र करेंगी, इसके मद्देनजर भी। लेकिन फिर भी 2023 भारतीय जनता पार्टी और जितनी राइट विंग सरकारें हैं, मैं अर्जेंटीना टू नीदरलैंड की भी बात भी करूंगा आपसे, वहां पे तमाम दक्षिणपंथी नेताओं का एक ऐसा वर्चस्व आया है और कुछ लोगों का शिफ्ट जो है उस तरफ गया है कि नेतन्याहू जैसे नेताओं को पसंद किया जा रहा है। जो जितनी जहरीली भाषा बोल रहा है उसको इतना पसंद किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात भी करूंगा, भारत की बात भी करूंगा और दुनिया के दूसरे खित्ते की बात भी करूंगा। अब स्वामी प्रसाद की जैसे आपने बात की है और राजनीतिक कई सारे, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में AK शर्मा जी को भेजा था प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे बिजली का पूरा मंत्रालय देखते हैं, बड़े मजबूत और करीबी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उनको थोड़ा सा 2022 की अगर मैं बात करूं पहले रोक दिया था, लेकिन बाद में बहरहाल जब 2022 में सरकार बनी तो उनको मंत्रालय भी दिया गया। लेकिन शांत पड़े हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एक ऐसा बुनियाद रख दी है कि वो 2024 के लिए तो मोदी जी बिल्कुल अपना पैर फैलाकर, आम जबान में कहें, सोच सकते हैं कि उन्होंने जमीन तैयार कर दी। और रही बात नेताओं की बात, तो नेताओं के तो कई सारे लोगों के कद ऊपर हुए हैं, कई सारों के नीचे हुए हैं। कांग्रेस बराबर कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अखिलेश यादव मजबूत होने के बावजूद भी कमजोर हो गए, और मायावती जानबूझ के ताकतवर नहीं बनना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे, मतलब आप कोई सा भी वर्ग का खोलेंगी तो एक कहानी निकल आएगी। जी, राजभर की बात करें, एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे, लेकिन अभी तक हाथ खाली रहा, वजह क्या रही? असल में ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके पहले भी कि ओपी राजभर की राजनीति, पहली बात तो देखिए मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनका पूरा वक्तव्य सुने, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को देखे, तो ये सोचेगा कि क्या हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ऐसे होंगे जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, मतलब जबान पर काबू नहीं है, मिनट सेकंड में। योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या नहीं कहा, लेकिन अमित शाह का मैं आपसे पहले एक बार कह भी चुका कि जातीय समीकरण साधने में योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा, अमित शाह बहुत ज्यादा चाणक्य माने जाते हैं।
और इसी के मद्देनजर उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराई गई है। लेकिन ये बात भूल गए शायद अमित शाह जी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पे हुकूमत नहीं करते, बड़ा उनका वर्चस्व भी है। उनको मालूम है कि ओपी राजभर ने क्या क्या उनके बारे में बोला है, तो वो मंत्रालय उनको मिलता मिलता, वो तो अब तो उनकी मजाक भी बनने लगी कि कई बार उन्होंने कपड़े सिलवा लिए हैं कि विस्तार होने वाला है और अब मंत्रालय मिल जाए। लेकिन यहाँ तो मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी जो चाहते हैं वही होता है। और वो आला कमान नो डाउट उनको अपना जो है 2-3 सीटों पे थोड़ा सा राजभर वोटों को साधने की वजह से उनको लाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से ए के शर्मा को अगर मैं अपनी जबान में कहूँ डिप्टी सीएम के लिए कहा गया था उस जमाने में, जैसे ए के शर्मा को थोड़ा सा राजनीति के एतबार से बर्फ में लगा दिया है, ओपी राजभर को तो बिल्कुल ही बर्फ बना दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन दिल्ली से सरकार चलती है ऐसा माना जाता है, लेकिन दिल्ली से भी ऐसी खबरें भी आई हैं 2023 में कि थोड़े से बाबा से नाराज चल रहे हैं प्रधानमंत्री। इन खबरों में क्या सच्चाई? देखिए, दिल्ली से सरकार तो चलती है पूरे देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, खास करके जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने आम जबान में कहते हैं कि एक ऐसा लक्कड़ रख दिया है जो ना हिलाया जाता है ना डुलाया जाता है। अमित शाह को खुद परेशानी पैदा होने लगती है, लोगों का ऐसा आरोप है। हम तो अपने मुंह से नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो राजनीति की जो गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बनती है। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री जी के बाद में अगर कोई सोचता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उसमें सबसे दूसरे नंबर के जो नेता आते हैं अमित शाह जी का नाम आता है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय कैंपेनर बनाया गया, चुनाव में कैंपेनर बनाया गया योगी आदित्यनाथ जी को, आसाम हो या कहीं और भी दुनिया के भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की मकबूलियत बढ़ी है, उससे वो दूसरे नंबर के नेता हो गए। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली वालों की चलती तो जरूर है, लेकिन इतनी नहीं चलती। अगर चलती तो ए के शर्मा को बर्फ में क्यों लगाते? अब ओम प्रकाश राजभर को बना देना चाहिए मंत्री, ऊपर से भी इशारा है। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ भी तो अपना वजन रखते हैं ना। और एक बात मैं और बता दूं मैम, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत लोग अजीब अजीब राय रखते होंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये बात हकीकत है कि जिस तरह से शासक होता है उस तरह का शासक योगी आदित्यनाथ के अंदर नजर आता है। जहां उन्होंने एक समुदाय को अगर दीवार से लगाने की बात की है, तो आला कमान की बात को भी बाज दफा पश्चे पुष्ट कहते हैं, कमर के पीछे डाल देने को। कई बार मोदी जी की बात को पीछे डाल दिया गया है, हालांकि जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा ही नाम है। जी जी, लेकिन एक बात और भी कही जाती है कि जाति समीकरण बीजेपी ज्यादा देखती है, चाहे संजय निषाद हो, उनके बयानबाजियां कितनी बयान जैसे देते जैसे एक अनपढ़ जो नेता होते उस तरह की उनकी बयानबाजी होती है। पिछले दिनों संजय शर्मा सर ने एक उनके साथ रिकॉर्डिंग की थी, एक इंटरव्यू किया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने ऐसे बयान दिए, कहीं ना कहीं उनकी जुबान फिसली है। तो ऐसे नेता को दरकिनार क्यों नहीं कर देती बीजेपी? आपने भी शुरुआत में बात कही ना, बहुत बुनियादी बात है और बड़ी मजबूत बात है कि जातिगत समीकरणों को, एक प्रोफेसर लक्ष्मण साहब हैं, आते हैं आपके प्रोग्राम में भी अक्सर, वो एक बात कहा करते थे, मैंने सुना उनके बारे में, कि जिस तरह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उससे ज्यादा बेहतर है जाति समीकरण, जातिगत प्रधान देश कहना चाहिए। अमित शाह इस बात को बहुत अच्छी तरह से भुनाते भी हैं। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि कांग्रेस पूरे देश को जोड़ने की बात करती है, सारी बिरादरियों को, सारे वर्गों को एक साथ रखने की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20% विशेष समुदाय को तो साइड रखती है। बाकी 80% लोगों को जो वो साथ रखते हैं, उसमें उनको मालूम होता है अगर आदिवासी वो राष्ट्रपति बनवाते हैं तो उसका चर्चा करते हैं, हंगामा करते हैं। जबकि इससे पहले जो थे वो एससी, उनको तुमने संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया, और अब जब उद्घाटन हुआ तो आपने द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं ना आदिवासी, एक तरफ तो आप फीटते हैं अपना कंधा के साथ, हमने आदिवासी बना दिया, लेकिन जब जमीन के पर आती है बात तो आप पिछले का भी नाम लेते हैं, सारी चीजें नाम लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं मिल पाती। लेकिन टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी जातियों का बहुत जबरदस्त ध्यान रखती है, और यही वजह है कि एनडीए की जो 9.5 साल के बाद, मैं कहूंगा 9.25 साल के बाद जो एक मीटिंग हुई, उससे पहले एनडीए का नाम कभी नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने। वहां ओम प्रकाश राजभर को प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा कर देना, हमने सुना था कि ऑटो चलाते थे, बुरा काम नहीं ऑटो चलाना, कोई भी चला सकता है, लेकिन बात यह कि एक ऑटो चलाने वाले को जब आप प्रधानमंत्री जी के बराबर में खड़ा कर देते हैं,
सिर्फ इसलिए कि 1.5 या 2, 1 या 2.5 सीटों पर राजभर वोटों का फर्क है। तो ये अमित शाह का जातीय समीकरण ही तो है। वरना बताइए योगी आदित्यनाथ जी और बाकी तमाम नेताओं के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने क्या शब्द नहीं कहे, कौन सी बात नहीं कही है। तो ये तो यूपी की राजनीति की मैं बताऊंगा सुष्मिता, ये बदकिस्मती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, पहले नेताओं के अंदर एक मर्यादा होती थी, बिल्कुल उनकी बातें हुआ करती थी, उनकी पोजीशन हुआ करती थी, वो बात अपने बात के धनी होते थे। लेकिन आज तो नेता ओम प्रकाश राजभर के पिछले टाइम को आप देखिए, मैं समझता हूं 4 महीने में 8 रंग बदल दिए थे उन्होंने। कभी अखिलेश, कभी कुछ, कभी कहीं पकड़े जा रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी निषाद से कह रहे हैं कि आप बन जाइए, कभी असदुद्दीन ओवैसी से बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री दे देंगे, कभी कह रहे हैं उनको हटा देंगे, मतलब दुनिया भर की बात। तो उनके बारे में तो मैं समझता हूँ ज्यादा बातें करना भी बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश के समीकरण से आप बात कर सकते हैं। जी मैम। बिल्कुल 2024 की बात करें, ये आखिरी सवाल रहे कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। 2024 को चुनाव आते ही बीजेपी उसको कहीं ना कहीं एक तरह से अपना चुनावी एजेंडा भी बनाने जा रही है। क्योंकि जनता से अगर मैं अपने भी चैनल में देखती हूँ, मेरे रिपोर्टर्स जाते हैं फील्ड में, अगर लोगों से पूछते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि मंदिर तो बनवाया है उन्होंने और मंदिर पर ही हम वोट देंगे। तो विपक्ष के पास क्या रह गया मुद्दा? क्योंकि विपक्ष के मुद्दे कहीं ना कहीं कमजोर लग रहे हैं मोदी के मुद्दे के सामने। देखिए, जिस तरह का उन्होंने श्री राम जी के मंदिर का मुद्दा सामने रखा है, खास करके हिंदी बेल्ट पे, सुष्मिता जी हकीकत अगर पूछें तो उसकी तो कोई काट है नहीं। क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किस प्रकार की टेंडेंसी के मालिक हैं, उनको किस प्रकार से बनाया गया है, ये तो एक लंबी कहानी है। उनको बनाने में, उनके दिमाग के अंदर भेजा हटा करके किसी हद तक गोबर घुसाने में, गोबर की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हमारी पट्टी को बोलते हैं, तो उसमें एक मेहनत लगी है। और अब आकर के जब प्रधानमंत्री जी, अब आपको याद होगा पिछली बार 2019 में जब वो पुलवामा के शहीदों पे डायरेक्टली वोट मांग चुके हैं, तो अगर वो 22 जनवरी को ये कह दें कि भाई देखिए हमने राम मंदिर का वादा किया था, हमने जो है उसको पूरा कर दिया है, अब मेरा कर्ज आपके ऊपर है, आप मुझे वोट दे दें, तो आस्थावान लोग हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट के अंदर। आप बताइए आस्था कितनी है? यहाँ तो साधुओं के पास अपनी बच्चियां छोड़ जाते हैं लोग बड़े बड़े। तो यहाँ तो वो अगर ऐसी उनके तर्कश में जबरदस्त तीर है ये। लेकिन अगर मुद्दे ढूंढने की बात है, चूंकि विपक्ष को भी राजनीति तो करनी है, तो देखिए मोदी का जो मुद्दा है ना, मोदी के सामने वो जो है क्या कहते हैं, उनका एक सेफोलॉजिस्ट रहे यादव, क्या कहते हैं उनको, मैं नाम जहन से निकल रहा है, हमारे चैनल पे भी आते हैं वो, उन्होंने कहा मोदी के सामने जो मुद्दा है वो है मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, अर्थव्यवस्था का, कमजोरों का, इस तरह के मुद्दे रखने की जरूरत है। अब मुद्दे कैसे रख पाता है विपक्ष, और वो धार्मिक मुद्दे के सामने कितनी देर टिकता है, ये तो वाकई एक मसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी रखना तो पड़ेंगे मुद्दे। उन्होंने बड़े जमाने में कुछ, मैं कह सकता हूँ, अंधभक्त तैयार किए हैं, आप कुछ इंसान तैयार कीजिए, मुद्दे रखिए सामने, लोगों को प्रेरित कीजिए कि साहब ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में लोग किस प्रकार की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप 5 किलो राशन पे जो है खुश हुए जा रहे हैं। जबकि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की गई थी, और आपको मिला क्या है? नौकरियां खत्म है। IMF की और तमाम जो बाहर के जो इंडेक्सेस हैं उनको सामने रखना चाहिए, लेकिन इतने बड़े विस्तार के साथ रखना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो उनको जगह देगा नहीं। सोशल मीडिया ने दिखाया है, भारत जोड़ो यात्रा की आप जिक्र कर रही थी, उसने दिखाया कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया ने उस पूरी यात्रा को पूरे देश में, पूरी दुनिया में स्प्रेड किया है। तो विपक्ष के नेताओं को कम से कम सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष काम कर रहे हैं, अगर वहां पर वो अपना फुटेज देते हैं तो वो चला देंगे उसको। वरना आप देख लीजिएगा 22 जनवरी उसके आगे 1 महीने तक पूरा प्रदेश और पूरे देश को वो राममय बनाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। तो विपक्ष के सामने तो यह है कि जो ये मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, उनको बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दे। एक बात और भी बता के अपनी बात खत्म करता हूं मैम, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज भारत का जो वोटर है ना, वो बड़ा तेजी में रहने लगा है। 15 दिन के बाद मुद्दा बदल देता है, उसे कुछ और नया चाहिए होता है। तो अगर मोदी जी ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा मैं मई जून तक खींच लूंगा, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वो है, क्योंकि वो हो जाएगा तो उसके बाद कुछ और देखने लगेंगे लोग। 1 महीने बाद बदल जाता है यहाँ तो मुद्दा। अडानी अडानी हो रहा था पिछले दिनों, आप देखो अडानी का नाम भी नहीं जानते अब कोई लोग।
जी मैम। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने 2023 के जो बड़े मुद्दे थे उसके बारे में जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आएगा कि आने वाले समय में 2024 में मुद्दे कौन से असली मुद्दे होंगे और किस पर वोट देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद राशि सर आपका। तो आप देख रहे थे 2023 में जो अहम मुद्दे थे और कौन-कौन से मीडिया के मेन स्क्रीन पे रहे हैं, इन सारे मुद्दे को आपने देखा और समझा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और चलाती है और जो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है वो कुछ और चलाते हैं। असलियत किसमें है ये आपको पहचानना होगा। तब तक के लिए आप भी ऐसे ही देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि 4 पीएम ही आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। तब तक के लिए नमस्कार।